दूसरी शाम का सूरज धौलपुर के खेतों के ऊपर धीरे धीरे ढल रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं से एक पुरानी घंटी की आवाज आ रही थी। रूही, एक 22 साल की लड़की, अपने गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजनबी सी उदासी थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो जो शायद कभी आएगा नहीं। उसके हाथों में एक छोटी सी डायरी थी, जिसमें वह अपने दिल के राज लिखा करती थी। लेकिन आज उसका कलम रुका हुआ था। रूही का चेहरा सादा था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे हर वक्त कोई कहानी कह रही होती थीं। वह अपने छोटे से गांव में अपने दादाजी के साथ रहती थी। उसकी मां का इंतकाल उसके जन्म के कुछ साल बाद ही हो गया था, और उसके दादाजी, एक सादा जीवन जीने वाले किसान, उसकी पूरी दुनिया थे। लेकिन रूही के दिल में एक खालीपन था, एक ऐसी तलाश जो उसे खुद भी समझ नहीं आती थी। अचानक हवा का झोंका तेज हुआ और पीपल के पत्ते सरसराने लगे। रूही ने अपना दुपट्टा संभाला और उसकी नजर दूर खेतों के उस पार गई, जहां एक अजीब सी हलचल दिखाई दी। एक घोड़ा, काला जैसे रात का अंधेरा, तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रहा था। उस घोड़े पर एक नौजवान सवार था, जिसका चेहरा दूर से दिख नहीं रहा था। रूही का दिल जोर से धड़का। यह कौन था इस वक्त इस सुनसान जगह पर? घोड़ा उसके पास आकर रुका। सवार ने अपनी टोपी उतारी और उसका चेहरा सामने आया। एक लंबा गोरा नौजवान, जिसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि जैसे वह रूही के दिल के अंदर तक देख सकता हो। उसका नाम था आदित्य। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए, मैंने आपको डरा दिया। मेरा घोड़ा काला थोड़ी सी जिद कर रहा था और मैं इस तरफ आ गया। रूही का चेहरा लाल हो गया। वह शर्माई और बोली, कोई बात नहीं, आप यहां के नहीं लगते। कहां से आए हैं? आदित्य ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं बस यूं ही घूम रहा था। ये घोड़ा काला मेरा दोस्त है। हम दोनों नए नए रास्ते तलाशते रहते हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था, जो रूही को छू गया। आप यहां अकेली? आदित्य ने पूछा, अपनी नजरें रूही की डायरी पर टिकाते हुए। हां, मुझे यह जगह पसंद है। यहां सुकून मिलता है, रूही ने जवाब दिया। लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा संकोच था। आदित्य ने काला को थपथपाया और उत्तर कर उसके पास बैठ गया। यह घोड़ा मेरे लिए सब कुछ है, मेरे पास और कोई नहीं। उसकी बातों में एक रहस्य था, जो रूही को और उत्सुक कर रहा था। अगले कुछ दिन रूही और आदित्य की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर शाम वही पीपल का पेड़, वही खेत और वही काला घोड़ा। आदित्य की बातों में एक जादू था। वह कहानियां सुनाता, दूर दूर के शहरों की, अनजान रास्तों की और अपने घोड़े काला की बहादुरी की। लेकिन हर बार जब रूही उससे उसके बीते हुए कल के बारे में पूछती, वह बात को टाल देता। एक दिन जब सूरज ढल चुका था और तारे चमक रहे थे, रूही ने हिम्मत करके पूछा, आदित्य, तुम सचमुच कौन हो? तुम्हारा अतीत क्या है? तुम हर बार मेरे सवालों को क्यों टाल देते हो? आदित्य की आंखों में एक पल के लिए उदासी छा गई। उसने काला की तरफ देखा, जो पास में ही घास चर रहा था। रूही, कुछ राज वक्त के साथ ही खुलते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। बस इतना जान लो, मैं यहां तुम्हारे लिए हूं। रूही का दिल धड़कने लगा। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन एक डर भी था। वह आदित्य की तरफ खींची चली जा रही थी, लेकिन उसका मन कह रहा था कि काला और आदित्य के बीच कोई गहरा राज है। एक रात जब रूही अपने घर लौट रही थी, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। गांव के सुनसान रास्ते पर सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल बेचैन था। जब वह अपने घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसकी डायरी, जो वह हमेशा अपने पास रखती थी, गायब थी। अगली सुबह जब वह आदित्य से मिलने गई, तो उसने देखा कि काला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आदित्य ने उससे कहा, रूही, तुम्हें सावधान रहना होगा। इस गांव में कुछ लोग हैं जो हमें साथ नहीं देखना चाहते। कौन लोग और क्यों? रूही ने घबराते हुए पूछा। आदित्य ने जवाब देने के बजाय काला की रस्सी थामी और बोला, बस इतना याद रखो, काला और मैं तुम्हारी हिफाजत करेंगे,
लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। रूही के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। आदित्य का अतीत क्या था? काला सिर्फ एक घोड़ा था या कुछ और उसकी डायरी कहां गई? क्या गांव में कोई सचमुच उनकी जासूसी कर रहा था? जैसे जैसे दिन बीतते गए, रूही और आदित्य की मोहब्बत गहरी होती गई, लेकिन साथ ही खतरे का साया भी बढ़ता जा रहा था। एक रात जब रूही अपने घर के पास थी, उसे एक पुराना लिफाफा मिला जिसमें लिखा था, आदित्य जो दिखता है वह नहीं है, काला को देखो, सच सामने आएगा। रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लिफाफे को अपने दुपट्टे में छिपाया और फैसला किया कि वह आदित्य से इस बारे में बात करेगी। लेकिन अगली मुलाकात में जो हुआ, उसने रूही की दुनिया को हिला दिया। रूही की नींद उस रात नहीं आई। उस पुराने लिफाफे की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। आदित्य जो दिखता है वह नहीं है, काला को देखो, सच सामने आएगा। उसका दिल चाहता था कि वह आदित्य से तुरंत सवाल करे, लेकिन उसका मन डर रहा था। अगर आदित्य सचमुच कोई राज छिपा रहा था, तो क्या वह उसका सामना कर पाएगी? और काला, वह काला घोड़ा जिसकी आंखों में हमेशा एक अनजानी चमक रहती थी, उसका सच क्या था? अगली सुबह जब रूही ने फैसला किया कि वह आदित्य से मिलेगी और उस लिफाफे के बारे में पूछेगी, वह पीपल के पेड़ के पास पहुंची जहां आदित्य हर शाम काला के साथ आता था। लेकिन आज कुछ अलग था। आदित्य वहां नहीं था। काला अकेला खड़ा था। उसकी रस्सी एक पत्थर से बंधी हुई थी। रूही ने आसपास देखा, लेकिन आदित्य का कोई नामो निशान नहीं था। उसका दिल बेचैन हो उठा। काला, रूही ने धीरे से पुकारा। घोड़ा तुरंत सतर्क हो गया, जैसे वह रूही की आवाज को पहचानता हो। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रूही की तरफ देखा और एक पल के लिए रूही को लगा जैसे काला कुछ कहना चाहता हो। उसने हिम्मत जुटाई और काला के पास गई। उसकी पीठ पर एक छोटा सा थैला बंधा था जो पहले कभी रूही ने नहीं देखा था। रूही ने थैले को खोला। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें आदित्य एक और नौजवान के साथ खड़ा था। दोनों हंस रहे थे, लेकिन तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, हमेशा के लिए भाई 2018। रूही का दिल धक से रह गया। आदित्य ने कभी किसी भाई का जिक्र नहीं किया था। फिर यह तस्वीर और यह थैला काला के पास क्यों? उसी शाम आदित्य आखिरकार मिला। उसका चेहरा थका हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। रूही ने तस्वीर उसके सामने रखी और गंभीर स्वर में बोली, ये क्या है आदित्य? और तुम कहां थे? आदित्य की नजर तस्वीर पर पड़ी और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। यह कहां से मिली तुम्हें? काला के थैले में, रूही ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। तुम मुझसे सच बता रहे हो ना? तुम कौन हो? और यह दूसरा लड़का कौन है? आदित्य ने एक गहरी सांस ली और रूही की आंखों में देखा। रूही, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। वह तस्वीर मेरे भाई की है। उसका नाम था विक्रम। था? रूही का दिल धड़कने लगा। हां, आदित्य की आवाज कांप रही थी। वह अब इस दुनिया में नहीं है और इसके पीछे एक लंबी कहानी है। आदित्य ने बताया कि विक्रम उसका छोटा भाई था और वे दोनों एक साथ घुड़सवारी का शौकन रखते थे। काला उनका साझा घोड़ा था जिसे वे दोनों बहुत प्यार करते थे। लेकिन 2 साल पहले एक हादसे में विक्रम की मौत हो गई। वह हादसा कोई साधारण हादसा नहीं था, आदित्य ने कहा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। किसी ने जानबूझकर उसकी गाड़ी को टक्कर मारी थी और मुझे यकीन है कि वह शख्स इस गांव से है। रूही का मुंह खुला रह गया। इस गांव से? लेकिन कौन और क्यों? आदित्य ने सिर झुकाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि सच का पता लगा सकूं। काला, वह मेरे भाई की आखिरी निशानी है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। रूही का मन भारी हो गया। वह आदित्य पर गुस्सा थी, लेकिन उसका दर्द भी समझ रही थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे डर था कि तुम खतरे में पड़ जाओगी। यह गांव उतना सादा नहीं है जितना दिखता है। कोई है जो हर वक्त मेरी निगरानी कर रहा है। तुम्हारी डायरी उसी ने चुराई थी। रूही को अब उस लिफाफे की बात याद आई।
आदित्य, मुझे एक चिट्ठी मिली थी। उसमें लिखा था कि तुम वही नहीं हो जो दिखते हो। और काला, काला में क्या राज है? आदित्य ने काला की तरफ देखा, जो दूर खेत में खड़ा था। काला सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, वह मेरे भाई का सबसे करीबी दोस्त था। उसकी हर हरकत, हर नजर मुझे विक्रम की याद दिलाती है। लेकिन उस चिट्ठी का मतलब मुझे नहीं पता। शायद कोई हमें डराना चाहता है। उसी रात रूही ने अपने दादाजी से इस बारे में बात करने का फैसला किया। लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर उसने देखा कि उसकी डायरी मेज पर रखी थी और उसके साथ एक और चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, आदित्य को छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। रूही का खून ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत आदित्य को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। वह भागकर पीपल के पेड़ की तरफ गई, लेकिन वहां ना आदित्य था, ना काला। सिर्फ एक चीज वहां पड़ी थी, आदित्य की टोपी, जिस पर खून के धब्बे थे। रूही की सांसें थम सी गई थीं। आदित्य की टोपी पर खून के धब्बे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आसपास देखा, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे सिर्फ सन्नाटा था। ना आदित्य, ना काला, और ना ही कोई और। हवा में एक ठंडी सिहरन थी और रूही को लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने टोपी को कांपते हाथों से उठाया और अपने दुपट्टे में लपेट लिया। आदित्य, तुम कहां हो? उसने धीमे से बुदबुदाया, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। रूही ने फैसला किया कि वह अपने दादाजी को सब कुछ बताएगी। वह भागते हुए घर की तरफ गई, लेकिन रास्ते में उसे फिर वही एहसास हुआ, कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में सिर्फ खेतों की छायाएं दिख रही थीं। उसका मन कह रहा था कि खतरा अब बहुत करीब है। घर पहुंचकर उसने देखा कि दादाजी अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। रूही, इतनी रात को कहां थी? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में सख्ती थी। दादाजी, मुझे कुछ बताना है, रूही ने हांफते हुए कहा। उसने सारी बात बताई, आदित्य, काला, चिट्ठी और अब खून से सनी टोपी। दादाजी ने चुपचाप सब सुना, फिर एक लंबी सांस ली। रूही, यह गांव जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। कुछ पुराने राज यहां दफन हैं, और मुझे डर है कि तुम उस आग में कूद रही हो जो तुम्हें जला सकती है। लेकिन दादाजी, आदित्य पर कोई हमला कर रहा है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। रूही की आंखों में आंसू थे। दादाजी ने उसे गंभीर नजरों से देखा। आदित्य का भाई विक्रम, मैं उसे जानता था। वह यहां कुछ साल पहले आया था। वह कुछ ढूंढ रहा था, एक पुराना कागज जो इस गांव के कुछ लोगों के लिए बहुत कीमती था। लेकिन उसकी मौत के बाद सब शांत हो गया। मुझे नहीं पता था कि आदित्य उसका भाई है। रूही चौंक गई। कागज? कैसा कागज? दादाजी ने सिर झुकाया। मुझे ज्यादा नहीं पता बेटी, लेकिन यह गांव के कुछ बड़े लोगों से जुड़ा है। वे नहीं चाहते कि कोई उस राज को खोले। अगली सुबह रूही ने आदित्य को ढूंढने का फैसला किया। वह उस जगह पर गई जहां आदित्य और काला अक्सर रुकते थे। वहां उसे कुछ टूटी हुई टहनियां और घोड़े के पैरों के निशान मिले, जो जंगल की तरफ जा रहे थे। रूही ने हिम्मत जुटाई और उन निशानों का पीछा किया। जंगल में एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में गांव में कई कहानियां थीं। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वह जगह अशुभ थी। रूही ने डरते डरते खंडहर में कदम रखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन दूर से एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी। वह उस तरफ बढ़ी और अचानक रुक गई। वहां काला खड़ा था और उसके पास एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। काला! रूही ने पुकारा। घोड़ा उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। रूही ने बक्से की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसे एक ठंडी सांस अपने कंधे पर महसूस हुई। वह पलटी और वहां आदित्य खड़ा था। उसका चेहरा पीला था और उसके माथे पर एक छोटा सा घाव था। आदित्य, तुम ठीक हो? रूही ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसे रोक दिया। रूही, तुम यहां क्यों आई? ये जगह सुरक्षित नहीं है। उसकी आवाज में घबराहट थी। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। ये खून, ये टोपी, क्या हो रहा है आदित्य? और ये बक्सा क्या है? आदित्य ने बक्से की तरफ देखा और कहा,
ये वही है जिसके लिए मेरे भाई की जान गई। इस बक्से में कुछ कागजात हैं जो इस गांव के कुछ बड़े लोगों के काले कारनामों को उजागर करते हैं। मैं यहां इसलिए आया ताकि मैं अपने भाई का बदला ले सकूं और सच सामने ला सकूं। रूही ने बक्सा खोला। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज थे जिनमें जमीन के सौदों और गैरकानूनी कामों का जिक्र था। उनमें गांव के मुखिया और कुछ बाहरी लोगों के नाम थे। रूही को अब समझ आ रहा था कि क्यों कोई आदित्य को रोकना चाहता था। तभी खंडहर के बाहर से कुछ कदमों की आहट आई। आदित्य ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे कोने में छिपने को कहा। कोई आ रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। दो लोग खंडहर में दाखिल हुए। उनकी आवाजें रूही को जानी पहचानी लगीं। एक गांव का मुखिया था और दूसरा एक अनजान शख्स जिसे रूही ने पहले कभी नहीं देखा था। वह लड़का यहां कहीं है, मुखिया ने कहा। हमें बक्सा चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और उस लड़की का क्या? दूसरे शख्स ने पूछा। उसे चेतावनी दे दी गई है। अगर वह नहीं मानी तो उसे भी रास्ते से हटाना होगा, मुखिया ने ठंडी आवाज में कहा। रूही का दिल जोर से धड़कने लगा। वह और आदित्य चुपके से खंडहर के पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी काला ने जोर से हिनहिनाया। उन दोनों लोगों का ध्यान तुरंत काला की तरफ गया। वह घोड़ा! मुखिया चिल्लाया। लड़का यहीं है। आदित्य ने रूही को देखा और कहा, भागो रूही, मैं इन्हें रोकता हूं। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी, रूही ने कहा, लेकिन आदित्य ने उसे धक्का देकर बाहर की तरफ भेज दिया। रूही भागी, लेकिन उसका मन आदित्य के लिए डर रहा था। तभी उसने देखा कि काला भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वह रूही को कुछ बता रहा हो। रूही ने एक पल रुककर काला को देखा और उसे एक अजीब सा विचार आया। काला, क्या तुम सचमुच सिर्फ एक घोड़ा हो? तभी खंडहर से एक जोरदार आवाज आई। रूही ने पीछे मुड़कर देखा और उसे आदित्य दिखा, जो उन दोनों लोगों से लड़ रहा था। लेकिन वह अकेला था और वे दोनों उस पर भारी पड़ रहे थे। रूही को अब फैसला करना था। क्या वह वापस जाकर आदित्य की मदद करे या बक्से को लेकर गांव में मदद मांगे? और काला, जिसके बारे में चिट्ठी में लिखा था कि वह सच दिखाएगा, उसका राज क्या था? रूही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खंडहर से आने वाली आदित्य की लड़ाई की आवाजें उसे पीछे खींच रही थीं, लेकिन बक्से का वजन उसके हाथों में था और काला की आंखों में एक अजीब सी ताकत थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और फैसला किया कि वह गांव में मदद मांगने जाएगी, लेकिन काला ने हिनहिनाकर उसका रास्ता रोक लिया, जैसे वह चाहता हो कि रूही वापस जाए। काला, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या चाहते हो, रूही ने बेचैनी से कहा। काला ने अपनी गर्दन झुकाई और खंडहर की तरफ इशारा किया। रूही को अब समझ आ गया। काला उसे आदित्य के पास वापस ले जाना चाहता था। उसने बक्से को कसकर पकड़ा और काला के पीछे पीछे खंडहर की तरफ दौड़ पड़ी। जब वह खंडहर के पास पहुंची तो उसने देखा कि आदित्य जमीन पर गिरा हुआ था। मुखिया और वह दूसरा शख्स उसके ऊपर खड़े थे और उनके हाथ में एक चाकू चमक रहा था। रूही की चीख निकल गई। आदित्य! उसकी आवाज सुनकर मुखिया पलटा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तू यहां क्या कर रही है लड़की? उस बक्से को दे दे, वरना तेरा भी वही हाल होगा। रूही ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी काला ने जोर से हिनहिनाया और मुखिया की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी ताकत इतनी थी कि मुखिया जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा शख्स आदित्य को छोड़कर काला की तरफ बढ़ा, लेकिन काला ने उसे भी अपने पिछले पैरों से धक्का दे दिया। रूही ने मौका देखकर आदित्य को उठाया। उसका चेहरा खून से सना था, लेकिन वह होश में था। रूही, बक्सा, उसे बचाना, उसने कमजोर आवाज में कहा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, रूही ने दृढ़ता से कहा। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर खंडहर के एक कोने में ले गई। काला अब भी उन दोनों लोगों से लड़ रहा था और उसकी हर हरकत में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे वह कोई साधारण घोड़ा ना हो। जब रूही ने बक्से को फिर से खोला तो उसमें एक और चीज मिली, एक पुरानी चिट्ठी जो विक्रम के नाम थी। उसमें लिखा था,
काला तुम्हारी आखिरी उम्मीद है, उसे संभालो, वह तुम्हें सच तक ले जाएगा। रूही को अब समझ आ रहा था, काला सिर्फ आदित्य और विक्रम का घोड़ा नहीं था, वह उनकी ताकत, उनकी हिम्मत का प्रतीक था। आदित्य ने धीरे से कहा, काला को विक्रम ने खास तौर पर ट्रेन किया था, वह हर खतरे को भांप लेता है। उसने मुझे कई बार बचाया है, लेकिन इस बार मुझे डर है कि हम सब खतरे में हैं। तभी खंडहर के बाहर से कुछ और लोगों की आवाजें आईं। रूही ने देखा कि गांव के कुछ लोग, जिनमें उसके दादाजी भी शामिल थे, वहां पहुंच गए थे। रूही ने चिल्लाकर उन्हें बताया, दादाजी, यह लोग आदित्य को मारना चाहते हैं। इस बक्से में उनके काले कारनामों का सबूत है। दादाजी और गांव वालों ने मुखिया और उसके साथी को घेर लिया। मुखिया ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन काला की एक और हिनहिनाहट ने उसे चुप कर दिया। गांव वालों ने बक्से को खोला और दस्तावेज देखे। उनमें मुखिया और कुछ बाहरी लोगों के बीच जमीन की हेराफेरी और गैरकानूनी सौदों का जिक्र था। मुखिया को गांव वालों ने पकड़ लिया और उसके साथी को भी बांध दिया गया। सच का उजागर होना। आदित्य को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर हो गई। रूही उसके पास बैठी थी। आदित्य, तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, रूही ने कहा। उसकी आंखों में आंसू और राहत थी। अस्पताल में कुछ दिन बाद आदित्य ने रूही को पूरी कहानी बताई। मेरे भाई विक्रम ने इस गांव में कुछ गलत कामों का पता लगाया था। उसने मुझे बताया था कि अगर उसे कुछ हुआ तो काला मेरी मदद करेगा। काला को उसने इस तरह ट्रेन किया था कि वह हर मुश्किल में मेरा साथ दे, और उसने ऐसा ही किया। रूही ने आदित्य का हाथ और कसकर पकड़ा। लेकिन अब क्या होगा? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, अब सच सामने आ चुका है। मुखिया और उसके साथी सजा पाएंगे, और हम अपनी मोहब्बत को एक नया मौका देंगे। रूही ने काला की तरफ देखा, जो अस्पताल के बाहर खड़ा था, जैसे वह अब भी उनकी हिफाजत कर रहा हो। उसकी आंखों में वही चमक थी जो अब रूही को डराने की बजाय सुकून दे रही थी। गांव में शांति लौट आई थी। दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए गए और मुखिया के काले कारनामों का पर्दाफाश हो गया। रूही और आदित्य ने फैसला किया कि वे गांव में ही रहेंगे, जहां उनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। और काला, वह अब भी उनके साथ था, उनकी कहानी का सबसे बड़ा नायक। लेकिन रूही के मन में एक सवाल अब भी था, काला की उस चमक का राज क्या था? क्या वह सिर्फ एक घोड़ा था या कुछ और? शायद यह राज हमेशा राज ही रहेगा। लेकिन एक बात तय थी, काला ने उन्हें सच तक पहुंचाया और उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी।